हम पढ़ेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। उसका यूनिट 1 मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, फिर उसके बाद उसको लीड करते हैं कि हमारा गोल जो गोल हमने सेट किया है उसके लिए वर्क हो रहा है या ठीक से है नहीं। कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज को, लाइक पीपल्स को चेक करते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं नहीं। मनी देखते हैं कि कितना मनी खर्च हुआ है, और मटेरियल्स देखते हैं कितना मटेरियल्स लग रहा है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना ये मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि जो काम है वो सारा एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कैसे काम होगा। ऑर्गेनाइजिंग में अरेंज करते हैं उन सारी रिसोर्सेज को एंड टास्क को, जो भी टास्क को अरेंज करते हैं एंड जिससे कि जो काम है वो हो सके। लीडिंग में मोटिवेट करते हैं एंड गाइड करते हैं पीपल्स को कि वो अपना बेस्ट करे वर्क। कंट्रोलिंग में प्रोग्रेस को चेक करते हैं और देखते हैं कि जो जो भी हमने डिसाइड किया था प्लान एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, वो सारा सही से काम हो रहा है या नहीं, और अगर कोई एडजस्टमेंट करनी होती है तो इससे कंट्रोलिंग के थ्रू हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। इसका नेचर क्या होता है? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट एक तरह की एक्टिविटी है जो सब करते हैं एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह है, जिसमें एक तरह से एक्टिविटी की जाती है, किसी भी वर्क को करने के लिए मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरा प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी है जिसके अंदर ग्रुप में वर्क करते हैं, सब एक मैनेज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी है, इसके अंदर सब मिलजुल कर वर्क करते हैं। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड है, ये मैनेजमेंट गोल गोल को अचीव करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट की गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ में भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। ये इंश्योर करता है कि जो मनी है, जो टाइम लग रहा है और जो मनी खर्च हो रहा है, जो लोग यूज़ हो रहे हैं, उसको एक बेस्ट वे से करे जिससे कि जो वेस्टेज है वो कम हो, लेकिन जो आउटपुट आए वो हमारा मैक्सी ज़्यादा हो। कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है मैनेजमेंट, हेल्प करता है लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जोड़ता है और उन टीम्स को जोड़ता है जिससे मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन सब में बने और जो अब ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। डिसीजन मेकिंग में भी मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है। डिसीजन लेने के वक्त भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। मेकिंग जैसे छोटे स्मार्ट डिसीजंस होते हैं जैसे जिससे गाइड कर सके कि वो राइट डायरेक्शन में चल सके। ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, चेंजेस को अडेप्ट करने में एंड इम्प्रूव करने में, लगातार जो भी इम्प्रूवमेंट होती है उसको इम्प्रूव करने में भी। मोटिवेशन एंड लीडरशिप में भी मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मैनेजर्स जो हैं वो एक की रोल निभाते हैं कि किसमें इंकरेज करने में, इंस्पायर करने में एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना बेस्ट करे काम। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, टीम्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो किसी गोल को अचीव कैसे कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है हिरार्की एंड अथॉरिटी। इसमें जो कोऑर्डिनेशन इस तरह से होता है, जो अथॉरिटी है वो एक तरह का क्लियर चैन बनाती है। अथॉरिटीज़ को एक तरह से क्लियर चैन की तरह रखा जाता है जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं सीधा एक्टिविटीज़ सबॉर्डिनेट्स को कि जो भी एक्टिविटीज़ है, अथॉरिटीज़ है, वो सुपरवाइज़र के पास रहती है। वो उससे एक्टिविटीज़ और एक तरह से चेन होता है जिसे कमांड करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, रूल्स फॉलो किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टास्क और प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में।
कम्युनिकेशन में भी रेगुलर जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, आइडियाज़ जो भी एक्सचेंज होते हैं एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसमें भी हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन। टीम वर्क, कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। टीम वर्क से भी जो कोलैबोरेशन होता है इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट्स के बीच में, जो एक साथ मिलजुल कर काम किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करते हैं। म्यूचुअल एडजस्टमेंट, जब इंडिविजुअल जो है और टीम में कोऑर्डिनेट करते हैं, किसी एक वर्क को एडजस्ट करते हैं, नीड जो भी एक्शन लेना होता है उसके हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो म्यूचुअल एडजस्टमेंट के अंदर आता है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में भी डेवलपिंग डिटेल्स प्लान्स एंड शेड्यूल टू अलाइन द टास्क को बांटते हैं, जिसका प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल्स रखते हैं कि ये टास्क ये करेंगे, ये टास्क वो करेगा। इसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोअर्स लेवल्स को, जो कि इंडिविजुअली वर्क को परफॉर्म कर पाए। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रखना, जैसे टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इंफॉर्मेशंस को मैनेजर शेयर करना ऑर्गेनाइजेशन में सभी को। इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बनाना, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ग्रुप्स को फॉर्म करना, जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स के सारे डिस्प्यूट्स को और इश्यूज पे फोकस किया जाए। मैनेजमेंट की थ्योरीज है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिलेशंस को रिलेशंस को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी जो होती है वो बहुत ही ओल्ड और ट्रेडिशनल है। ये स्टार्टिंग जब इंडियन एरा चल रहा था उस टाइम पे इसको लाया गया था। इसके अंदर फोकस किया जाता है सिर्फ एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस को पे फोकस किया जाता है। इसमें इसका मेन फोकस ये रहता है कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, गोल को अचीव करना। इस क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का सिर्फ एक मात्र गोल रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ह्यूमन की तरफ नहीं देखना। इसलिए ह्यूमन की तरफ नहीं ध्यान दिया इन्होंने, जिस कारण इसके बाद जो है न्यू क्लासिकल अप्रोच आया था, जिसमें ह्यूमंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। इसके अंदर 3 है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेडरिक के द्वारा दी गई है। ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, एनालाइज करते हैं और वर्क टास्क को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग दी जाती है लोगों वर्कर्स को कि वो अपना परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है, इसी के अंदर आती है, जो हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई है। ये एक तरह से मैनेजमेंट को पूरा फोकस करते हैं, मैनेजमेंट को एज अ होल फोकस करते हैं। ये इसके बदले नहीं, जैसे कि जो वर्कर है वो टास्क को ही फोकस ना करे, पूरे मैनेजमेंट को ही फोकस करते हैं, जिसके अंदर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आते हैं, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन। इन सब पे फोकस करते हैं। इसके अंदर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी इसके अंदर ही आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। थर्ड इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। इसके अंदर एक तरह से स्ट्रक्चर्ड हायरार्की फॉलो की जाती है, एक तरह का फॉर्मल रूल होता है जो कि सबके लिए होता है किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। एक तरह का क्लियर और एक अथॉरिटी होती है, रिजिड कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल बॉस के हाथ में होता है, जो बॉस कहता है वही करना होता है। किसी भी पूरे एम्प्लॉय का कंट्रोल बॉस के हाथ में होता है, जो कहता है वही करना होता है। इसमें एक तरह से फेयरनेस और एफिशिएंसी पे फोकस करता है, सिर्फ वो देखता है कि हमारे गोल अचीव हो रहा है या नहीं, एफिशिएंटली अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। न्यू क्लासिकल थ्योरी इसलिए लाई गई, जिसमें जो क्लासिकल अप्रोच था जिसका एक लिमिटेशन था, जिसके अंदर ह्यूमंस को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इनका सिर्फ मेन फोकस था कि वो गोल को अचीव करना। बट न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी लाई गई इसके बाद, जिसका फोकस था ह्यूमन के रिलेशंस मोटिवेट करना और सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क के सोशल एस्पेक्ट्स पे फोकस था इसका। फर्स्ट था ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, जो कि एल्टन मेयो के द्वारा लाई गई थी। इसमें था सोशल फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी गई, ग्रुप में जो चेंजेस होते हैं उस पर इम्पोर्टेंस दी गई, एम्प्लॉयज़ के मोराल को इम्प्रूव किया गया, प्रोडक्टिविटीज़
प्रोडक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया गया, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स देखी गई वर्कर्स की, एंड फिर उसके बाद उनके एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को इंक्रीज़ करा गया इस थ्योरी के थ्रू। उसके बाद सेकंड है मास्लो नीड हायरार्की ऑफ नीड्स, इसके अंदर अब्राहम मास्लो ने दी है। इसके अंदर ये पूरा जो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये ह्यूमन के मोटिवेशन से ड्राइवन है, जिसके अंदर ह्यूमन जो है पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स रहती है उसकी, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसके अंदर बेसिक नीड्स होती है जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ऐसा कुछ, और सेकंड में होता है सेफ्टी नीड्स जिसके अंदर अब उसको सेफ्टी चाहिए, जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सोशल नीड्स में अब लव एंड बिलोंगिंगनेस आ जाता है। एस्टीम में अब फैमिली आ जाती है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कुछ एक चीज़ जो गोल अचीव करने के लिए रखा है वो इसमें आ जाता है। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अब सब कुछ मिल गया है, अब पर्सन ह्यूमन जो है वो फुल्ली सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है। इसकी थ्योरी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेटेड होते हैं नॉट जस्ट बाय मॉनेटरी रिवार्ड्स के थ्रू नहीं मोटिवेटेड होते, लेकिन ये फुलफिल होते हैं अपने जो भी नीड्स होती है उसके हिसाब से, बिलोंगिंगनेस, इस हिसाब से इनकी जो नीड्स है वो होती रहती है, फुलफिल होती रहती है। थर्ड है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, इसको डोगलास MC ग्रेगर ने दिया गया है। थ्योरी एक्स के अंदर जो वर्कर्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं जो लेज़ी होते हैं, जिनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत होती है और जिनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। थ्योरी वाई में वो वर्कर्स रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सीक फुलफिलमेंट, अपने वर्क को फुलफिल करने में लगे रहते हैं, एंड सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। और ये जो थ्योरी है ये ज़्यादातर थ्योरी वाई को एम्पावर करती है, मोर पार्टिसिपेटिव मानती है। सिस्टम थ्योरी आती है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एज ए सिस्टम रखा जाता है, उसके पार्ट्स को सिर्फ उसके पार्ट्स जो वर्क करते हैं उनको किसी गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जोड़ के इंटर रिलेटेड रखा जाता है सिस्टम की तरह। ये फोकस करता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल एंड प्रोसेसेस। ये जो सिस्टम थ्योरी है वो सिर्फ सिस्टम थ्योरी है वो फोकस करती है डिपेंडेंस, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल्स एंड प्रोसेसेस वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इस पे फोकस करती है। ये एक तरह का होलिस्टिक अप्रोच पे को बढ़ावा देती है, जिसके अंदर अगर कोई किसी एक पार्ट में किसी सिस्टम के एक पार्ट में चेंज हुआ है तो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है जो